खेती के लिए उपयुक्त जमीन है, यहाँ अच्छी खेती होती है। इसके अलावा पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की कोई कमी नहीं है। हमेशा पूरे साल यहाँ की नदियों में पानी रहता है। इसके अलावा क्लाइमेट न तो ज़्यादा गर्म है, न तो ज़्यादा ठंडी है, और न ही ज़्यादा बरसात होता है। क्लाइमेट भी अनुकूल है। इसके अलावा सस्ते मजदूर हैं, सस्ते भी हैं। ये सभी कारण हैं। इसके अलावा बिहार प्लेन एरिया में आता है, यहाँ अच्छी सड़कें बन सकती हैं, रेलवे लाइन बिछाया जा सकता है, जिससे कि जो उद्योग में जो माल का उत्पादन हो उसको ढुलाई करने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन इसके साथ साथ इतना पॉजिटिव बात होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी, चुनौतियाँ भी। नहीं, चुनौतियाँ हैं, लेबर तो सस्ता है लेकिन उस लेबर में स्किल नहीं है। आपको बाहर से लेबर मंगवाना पड़ेगा, तो औद्योगिक उत्पादन का खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरा, सड़क बन सकती है, रेलवे लाइन भी बिछ सकता है, बिजली के उत्पादन के लिए डैम बनाए जा सकते हैं, लेकिन पानी भी काम भर है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा बिहार सरकार के पास उतना नहीं है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं आ रहा है। उसके लिए कुछ किया भी नहीं जा रहा है। कोई टारगेट नहीं है। हर स्टेट का इन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है कि भाई हम बाहर से लोगों को बोलेंगे कि हमारे राज्य में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो बाहर वाला पूछेगा क्यों करें इन्वेस्ट, ऐसा क्या है आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, तो बताना पड़ेगा कि हम ही करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे आपके लिए। आइएगा तो कोई टैक्स नहीं लेंगे 2 साल तक, फ्री मार्केट देंगे, सब्सिडी भी देंगे, आप आइए लगाइए पैसा। कुछ नहीं है, कोई टारगेट नहीं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इस साल कितना लाना है इन्वेस्टमेंट। यूपी का टारगेट है। पंजाब सरकार, भगवंत सिंह मान भले ही दारू पीते हैं, लेकिन उद्योग में मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट लिए हुए हो। तो बिहार का कोई टारगेट भी नहीं है, कोई बड़ा प्रयास भी नहीं हो रहा है। प्रशासनिक उदासीनता, सरकारी उदासीनता, उद्योग प्रति लोगों का और सरकार दोनों का आकर्षण कम, वोट बैंक की राजनीति होती है। हमारे यहाँ लेबर है पर स्किल लेबर नहीं है। वाटर है, पानी है, पर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। पानी है पर पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, कोई वाटर मैनेजमेंट नहीं है। ये सब बिहार के उद्योग लगाने में चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। आइए आइए, थोड़ा देर हो गया, आप समझ गए बात क्या बोल रहा हूँ? समझे क्या बोले? बिहार में कृषि आधारित उद्योग क्यों लगा? क्या ऐसा है बिहार में कि कृषि आधारित उद्योग को यहाँ बढ़ावा दिया जाए? क्या है बिहार में? बारी बारी से बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए। बिहार में ऐसा क्या है कि यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए? आप दोनों मिलकर मत बताइए, एक एक आदमी बताइए। हाँ, दूसरा, पूरे साल बहने वाली नदियाँ हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, जिससे साथ साथ डैम बना के बिजली भी बना सकते हैं, बिजली की भी कोई कमी नहीं। प्लेन है तो सड़क निर्माण करेंगे जिससे माल ढुलाई में आसानी होगी। खूब सस्ते मजदूर हैं, है ना? यहाँ पर कौन कौन सा उद्योग लग सकता है, आप बताइए। पीछे आप तो वे किए हैं, तो आप क्या बताइएगा, बताइए कौन कौन उद्योग लगा सकते हैं? हमको खेती के नाम बताइए।
उद्योग कौन कौन सा लग सकता है? बोलिए आप पीछे। जूट उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, नहीं सब याद आ रहा था। सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मशरूम की खेती होता है तो मेडिसिन का भी इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। इसके अलावा इथेनॉल प्लांट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आटा मिल, चावल मिल, राइस मिल, पलाई वुड का इंडस्ट्री। नेपाल के तराई में जो पेड़ मिलते हैं उससे प्लाईवुड बनाया जा सकता है। हाजीपुर बनता है, मुजफ्फरपुर बनता है। तो ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए क्या कारण है? बिहार में सकल है, ये गलती से हो गया, सकल भूमिगत तथा सतह जल अर्थात उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति के कारण ही संभावना बनी रहती है। जो उद्योग के लिए मैंने पानी कमी नहीं है, यहाँ छोटी बड़ी सदाबहानी, थोड़ा नहीं, यहाँ छोटी बड़ी सदावाहिनी, सदा वाहिनी नदियां हैं जो जल विद्युत, चल विद्युत नहीं, जल विद्युत, जल विद्युत आपूर्ति तथा सिंचाई की दृष्टि से प्रचलित है। यहाँ की जलवायु आभासीय स्थिति तथा अन्य भौगोलिक हो गई, भौगोलिक कारणों से का प्रतिफल है। बंगाल की खाड़ी तथा मैदानी भाग, हिमालय का उत्तरी भाग के निकट ऐसे होगा। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर खुला हुआ है, जिससे होकर मानसून की हवाएं आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। गंगा का मैदान जो है पूरा पश्चिम दोनों से खुला है, तो अरब सागर, बंगाल खाड़ी दोनों का मानसून यहाँ प्रवेश कर सकता है। और क्या कंडीशन बताए? इससे तो प्राकृतिक कारण हो गया। मानवीय कारक में क्या लिखिएगा? सस्ते मजदूर, बिहार में कृषि आधारित उद्योग के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्यों लगाया जाएगा बिहार में? इसको नोट कर लीजिए ना हो तो। कृषि, इसको आप नोट कर लीजिए पॉइंट में, इसको तो पढ़िए लीजिएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग बिहार में कृषि आधारित उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। बिहार में कृषि आधारित उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, दो कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए प्राकृतिक कारक और एक में लिख दीजिए मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। कारक में लिखिए पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जमीन का होना, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी का होना। लिखिएगा मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का होना, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी का होना। दूसरा पॉइंट लिखिए मॉनसून और हिमनद से निकलने वाली नदियों के कारण, मॉनसून और हिमनद से निकलने वाली नदियों के कारण पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति आ जाइए।
आगे आ जाइए, आगे बैठ जाइए, इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे आज सामने से देख लिए। कहाँ, किस क्लास में देखते थे? बीपीएससी वाला में 69वीं। कितना स्कोर आ रहा है? किस कैटेगरी में है? हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100%। क्योंकि जनरल का मेरिट 80 से पार नहीं जाना है। जनरल 80 मान लीजिए जाएगा, 80 भी कर लेते हैं, 80 81, तो BC2 और EWS 75 76। अब आ जाइए BC1 EBC, वो आ जाएगा 72 73। तो SC 4 नंबर डाउन होगा ही, आराम से आपका हो जाएगा। मेंस की तैयारी जम के करिए, लापरवाही मत कीजिए, है ना। अब लापरवाही नहीं चलेगा। देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने के पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिहार में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, ये लिखवा रहा हूँ। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, फैक्टर इफेक्टिंग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। हिंट डाल दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग आराम से मिलेंगे, फोटो वोटो भी खिंचवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के मेरे सेशन से फ़ायदा हुआ है? एम्प्लॉय हैं? कहाँ जॉब है? अच्छा, कहाँ है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा जगह है। हम जान रहे हैं चक्रधरपुर, हम चाईबासा चक्रधरपुर हम देख रहे हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। मैथ पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते थे आप? मार्वेलस विषय भी पढ़ाते थे आप, अच्छा बात है। और चलिए, हो जाएगा इस बार, कोई नहीं। चक्रधरपुर जो है ना, वो नेचुरल प्लेस है, उड़ीसा के बाउंड्री को टच करता है। हाँ, वो चाईबासा में है ना। किसमें? वो चाईबासा में पढ़ा। चाईबासा जिला नहीं है, चाईबासा जिला नहीं है। अच्छा, चक्रधरपुर सिंहभूम जिला है, हम जानते हैं। हाँ, चक्रधरपुर भी जानते हैं, हम गए हैं वहाँ चक्रधरपुर एक बार। अब भूगोल के टीचर हैं तो थोड़ा पता है। हाँ हाँ। तो देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग क्यों लगना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार में कृषि आधारित उद्योग को इसके कारण से बढ़ावा मिलना चाहिए। तो मैंने बताया उसके दो कारण हैं, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। तो प्राकृतिक कारक में सबसे पहला लिखवाया कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी है, जिससे कि कृषि उत्पाद के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी संभावना है। तो बिहार में लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी। पहला पॉइंट है पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता। चलिए, मेरी दुआ है कि आप बिहार में ब्लॉक और सब डिवीज़न संभालिए। अच्छा पोस्ट होगा आपका वहाँ, तो क्यों जान दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, अफसर बनिए, है ना, अधिकारी बनिए, क्या करना है। और हमारे संरक्षण में पढ़ाई कीजिए, जो जो बोलते हैं वैसे वैसे करते रहिए। अच्छा, ऑनलाइन करती है, चलिए अच्छी बात है। चलिए भाई, तो क्या लिखे पहला पॉइंट, उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाए, लिखिए, मानसून तथा हिमनद से निकलने वाली नदियों, इनको लिखवा देते हैं, मानसून तथा हिमनद से निकलने वाली, मानसून तथा हिमनद से निकलने वाली नदियों के कारण
मानसून तथा हिमनद से निकलने वाली नदियों के कारण, क्या लिखे थे, पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति, पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति। एक बात और बता दें, कभी भी अगर उद्योग का आंसर आपको लिखना है, इंडस्ट्री का कोई भी आंसर लिखना हो, तो याद रखिएगा किसी भी उद्योग को लगाने के लिए 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कोई इंडस्ट्री लगाइए, अगर आपको खुद ही उद्योगपति बनना है, आप कोई उद्योग लगाने जा रहे हैं, तो उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, उसके लिए कितनी बातों का ध्यान रखना है? 5 बातों का। पहला, आसपास में रॉ मटेरियल है कि नहीं, कच्चा माल। अब कृषि आधारित उद्योग लगाना है तो इथेनॉल प्लांट के लिए मक्का होना चाहिए ना, गन्ना होना चाहिए ना। तो अगर गन्ना, मान लीजिए हमको इथेनॉल प्लांट लगाना है और गन्ना मंगवा रहे हैं मेरठ से, तो घाटा ना होगा जी, तब खर्चा बढ़ जाएगा। तो पहला काम देखा जाता है कि आसपास में रॉ मटेरियल है कि नहीं, किसी भी उद्योग को लगाना हो। दूसरा देखा जाता है पर्याप्त मात्रा में जल है कि नहीं, नदी का साफ पानी है कि नहीं। और तीसरा देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, ये है कि नहीं। और चौथा देखा जाता है सस्ते मजदूर, महंगे मजदूर नहीं, सस्ते और कुशल मजदूर, स्किल्ड लेबर। पांचवा देखा जाता है क्लाइमेट, क्योंकि कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसको सपोर्ट करने वाला क्लाइमेट चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हम वहाँ नहीं लगा पाएंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा बारिश होगी, अगर वहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगा देंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वायुमंडल में आर्द्रता, नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वायुमंडल में नमी ज़्यादा होगा, और नमी ज़्यादा होगी तो जो इक्विपमेंट होगा, जो मशीन का उपकरण होगा, उसमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाएगा और वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे जहाँ कम वर्षा होती है। क्लाइमेट। और छठा भी टॉपिक है बाजार। क्या है गुरु? बाजार होना चाहिए। तो 6 पॉइंट हो गया। कहीं भी कोई उद्योग लगाना हो, किस उद्योग से कभी भी कोई सवाल पूछे तो 6 कंडीशन को रखकर आप नहीं भी तैयारी करके गए हैं, आंसर लिख दिए, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। एक आध नंबर कट जाए बात अलग है। क्या कंडीशन है? रॉ मटेरियल आसपास होना चाहिए, नदी का साफ पानी होना चाहिए, बिजली और सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, सस्ते मजदूर होने चाहिए, क्लाइमेट उस उद्योग को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, और बाजार आसपास में। और मान लीजिए कि बिहार में उत्पादन करते हैं, आप बेचना हो कर्नाटक में जाके, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो सामान इतना महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, घाटा में चल जाइएगा। वो ठीक है, वो आदेश लेने के लिए पॉलिटिकल मत कहिए, मैंने सरकार के यहाँ आपको क्लियरेंस भी मिलना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है ना। अब तो सरकार की बात रह गया। हाँ हाँ, तो यही बात है, सरकार का सपोर्ट भी चाहिए, बिना सपोर्ट कैसे लगाएंगे। लेकिन ये 6 बेसिक है, सरकार सपोर्ट कर देगा तब भी ये 6 चाहिए। बात ना, मैंने सरकार के सपोर्ट करने के बाद है ना सोचेंगे आप इंडस्ट्री लगाने का। तो सरकार सपोर्ट कर दिया तो सोच लिया आप, तो सोचने के बाद कितनी चीज की जरूरत है? 6 चीज की। क्लियर है? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावना क्यों है? क्योंकि रॉ मटेरियल है यहाँ। कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? कृषि उत्पाद चाहिए। और कृषि उत्पाद के लिए यहाँ भारी मात्रा में क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, नदी के सालों भर बहने वाली नदियां हैं, मानसून से अच्छी बारिश हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सस्ते मजदूर भी हैं, सड़क बनाने के लिए प्लेन एरिया है। पहाड़ी एरिया तो है नहीं कि सड़क बनाने में दिक्कत होगा, प्लेन एरिया में आसानी से सड़क बनाया जा सकता है।
पानी नदियों में इतना ज़्यादा है कि बिजली उत्पादन के लिए आप डैम बना सकते हैं। न बिजली की कमी न सड़क की कमी। क्लाइमेट न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडी है, न तो ज़्यादा यहाँ पर वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन क्लाइमेट का भी है। और कलकत्ता बंदरगाह की सुविधा भी है, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा आपको, बगल में पड़ोस में कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता हल्दिया की सुविधा भी आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावना है, जिसके अंतर्गत जूट उद्योग लगा सकते हैं आप, चीनी मिल लगा सकते हैं आप, इथेनॉल प्लांट लगा सकते हैं आप, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप, फिशरीज इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप, प्लाईवुड, नेपाल की तराई में काफ़ी ऐसी लकड़ियाँ हैं जिसको प्लाईवुड बनाते हैं हम लोग, प्लाईवुड का इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप। बाकी तो आटा का मिल, गेहूं का आटा का मिल, राइस मिल तो है ही, ये भी उद्योग में ही आएगा। सेरीकल्चर बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रेशम के कीड़ा पालना। फ्लोरिकल्चर, फूल की खेती बिहार में तेज़ी से बढ़ रहा है। मशरूम की खेती बिहार में तेज़ी से बढ़ रहा है। मखाना की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। ये सारी बातें बिहार के लिए उपयुक्त है। तो दूसरा पॉइंट है पर्याप्त जल। तीसरा लिखिए, लिखिए जल विद्युत की तथा सड़क और रेलवे के विकास की, जल विद्युत की तथा सड़क और रेलवे के विकास की अपार संभावना। जल विद्युत की तथा सड़क और रेलवे के विकास की अपार संभावनाएं, अपार संभावनाएं। क्लियर है? इसके बाद इस बार मेरा गेस भी है, इस बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन कृषि आधारित उद्योग से मेंस में। और जिनको मेंस देना है, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस पेपर जो 20 साल का आया हुआ है मार्केट में सॉल्व है, उसको आप कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ जाइए और एक बार पूरे किताब को लिख जाइए। आपको कोई मेंस रोक नहीं सकता, मेंस आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा। केबीसी नैनो मेंस वाला रंजीत सर का नहीं है, प्रीलिम वाला जो किताब है ना वो उनका है। हाँ, क्या क्या हाँ, अब तो थोड़ा तो देखिए, उतना साल का पेपर का आंसर करना है तो थोड़ा शॉर्ट में ना करेंगे तो किताबें बहुत मोटा हो जाएगा, वो भी ध्यान देना पड़ेगा ना। अनिशा भारती SDM है 63वीं बैच के, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट था SDM का 60वीं 62वीं में, और उसके बाद ही 67वीं में है। 60वीं 62वीं के बाद SDM का सीट सबसे ज़्यादा आया 67वीं में। अब अगली बार कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि बिहार में SDM से बढ़िया प्रोफाइल DSP का होता है, प्रमोशन ही नहीं है। हाँ जी, क्या लिखे? हाँ, अगला लिखिए, बिहार में जलवायु की सामान्य दशाएं पाई जाती हैं। बिहार में जलवायु की सामान्य दशाएं पाई जाती हैं। बिहार में जलवायु की सामान्य दशाएं पाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, न तो ज़्यादा बहुत गर्म न बहुत ठंडी, नॉर्मल कंडीशन पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन बिहार, जो उद्योग के लिए सपोर्टिंग का काम करता है। अगला, सस्ते श्रम की उपलब्धता। सस्ते श्रम की उपलब्धता,
यानी प्राकृतिक कारण में मत लिखिए, ये मानवीय कारक में आ जाएगा। सस्ते श्रम की उपलब्धता किसमें आ जाएगा? मानवीय कारक में आ जाएगा। मानवीय कारक में लिखिए सस्ते श्रम की उपलब्धता। हो गया? सस्ते श्रम की उपलब्धता। ना ना जैसे प्लेन एरिया है इसलिए बन सकता है सड़क, कहने का मतलब ये है। जिधर से गाड़ी गुजरा रोड बन गया। वेरी गुड। तो सस्ते श्रम की उपलब्धता हो गया, क्लियर है? लिखिए, देखिए हाल के दिनों में, दूसरा मानवीय कारक में दूसरा लिखिए, हाल के दिनों में राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उद्योग के प्रति, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, हाल के दिनों में राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उद्योग के प्रति झुकाव देखा गया है। उद्योग के प्रति झुकाव देखा गया है। उद्योग के प्रति झुकाव देखा गया है। ठीक है भाई, ये सब क्या है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अब अनफेवरेबल कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जो बिहार में कृषि आधारित उद्योग को बाधित करता है? तब लिखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग को बाधित करने वाले कारक। बिहार में कृषि आधारित उद्योग को बाधित करने वाले कारक। बिहार में कृषि आधारित उद्योग के बाधित करने वाले कारक। बाधित करने वाले कारक। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ की चिंता मत कीजिएगा, ये पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा। हम भी ग्रुप से जुड़ गए हैं तो हम ही शेयर कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? कौन कौन से कारक हैं जो बाधित करते हैं? क्लियर है? लिखिए, पहला कारक लिखिए, पहला कारक लिखिए, बाधा। कौन बाधा पहुंचाता है? लिखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ और सूखा। बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ और सूखे की स्थिति होती है। बड़े पैमाने पर बाढ़, और एकदम सिंपल भाषा में लिखवा रहा हूं, अब परीक्षा में भी जाके ऐसे लिख देना होता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? क्या लिखे? बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ और सूखा की स्थिति होती है, पहला कारक। दूसरा कारक लिखिए, दूसरा कारक लिखिए, देखिए, कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्षमता का अभाव। कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्षमता का अभाव। कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्षमता का अभाव। अगला लिखिए, देखिए देखिए, बिहार में विद्युत और सड़क, ये कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना का विकास आशा अनुरूप नहीं हुआ है। बिहार में आधारभूत संरचना, ब्रैकेट में कर दीजिएगा सड़क, बिजली, रेलवे। बिहार में आधारभूत संरचना, ब्रैकेट में करिएगा सड़क, बिजली, रेलवे। बिहार में आधारभूत संरचना का आशा अनुरूप विकास नहीं हुआ है। का आशा अनुरूप विकास नहीं हुआ है। आशा अनुरूप विकास नहीं हुआ है। क्लियर है? समझ आ रहा है बात ना? जितनी सड़कें बननी चाहिए थी उतना सड़क नहीं बन पाया। रेलवे, अभी कई ऐसे जिला मुख्यालय है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे का विकास भी हुआ है, मैं जानता हूँ, सबसे ज़्यादा रेल बिहार से गुजरती है,
जितना भी कलकत्ता रेलखंड का या झारखंड वाला जितने भी रेल हैं सब कहाँ से गुजरेंगे? बिहार से गुजरेंगे। हालांकि सोनभद्र से भी रास्ता है, कट जाएंगे, है ना जी। लेकिन सारा रेलवे तो मुगल सराय होकर बिहार हो गुजरेगी, या तो गया रेलखंड से, या तो पटना रेलखंड से गुजरेगा लोग। यही है। सबसे ज़्यादा रेलवे किसको मिला? बिहार को मिला। रेल मंत्री ज़्यादातर बिहार के रहे हैं। अभी इधर कुछ दिनों से बिहार के रेल मंत्री नहीं है। हाँ, तो बिहार में भी सड़क का विकास भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। बिजली का विकास, अभी भी हम डीवीसी झारखंड से बिजली लेते हैं, दूसरे दूसरे राज्यों से बिजली हम लोग मंगवाते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक विकास हुआ है अपने राज्य में भी, लेकिन हम दूसरे राज्य पे काफ़ी हद तक अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए डिपेंड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, जल विद्युत के लिए है बिजली देने में, लेकिन सब कर्जा लेके बिजली दूसरे राज्य से लेके अपने राज्य में विकास कम हुआ है। अगला आइए, लिखिए लिखिए, कुशल श्रम का अभाव। कुशल श्रम का अभाव, कुशल श्रम का मतलब स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर का अभाव, स्किल्ड लेबर का अभाव हो गया। अगला लिखिए, निवेश की कमी। कोई इन्वेस्टमेंट करने को बिहार में तैयार नहीं है। अभी मैंने क्या बोला? योगी आदित्यनाथ टारगेट ले रहे हैं। लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, पंजाब के लुधियाना में भगवंत मान शराब पी के भले ही पड़े रहे पर इन्वेस्टमेंट मीट करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का टारगेट ले रहे हैं। इस सरकार का कोई टारगेट नहीं। हर जगह बिहार सरकार का इन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट नहीं। करो इन्वेस्टमेंट, मत करो, सरकार चलते रहना चाहिए। तो लिखिए, निवेश की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी, इसलिए कोई निवेश नहीं हो रहा है। हो गया। राजनीति, अगला लिखे लास्ट, राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता। ये आपका वाला बात लिखवा दिए, राजनीतिक प्रशासनिक उदासीनता। चीनी मिल तो लगाने की जरूरत भी नहीं था जी, चीनी मिल चालू करवाना था सिर्फ, चीनी मिल तो लगाना ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के उसको रिन्यू करना था। 24 चीनी मिल बिहार में था, और 24 में केवल बेतिया वाला चल रहा है, इधर गुड़ारू गया में चालू है। लेकिन मशरूम में हम सबसे ऊपर चले आए, टॉप पे आ गए। मक्का के प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे आ गए। कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव भी है। तो बिहार में काफ़ी संभावनाएं थी। अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं था, केवल शांति वाला माहौल देना था। आइएगा तो हम पूरी सुरक्षा देंगे, आइएगा तो हम टैक्स में इतनी माफ़ी करेंगे, आइएगा तो हम सब्सिडी भी देंगे। टेंशन मत लीजिए आप लोग, आइए। न तो पर्याप्त सब्सिडी मिला, और न ही लोगों को कोई टैक्स में छूट मिल रहा है, और न ही उन लोगों से उनको दिया जा रहा सुरक्षा जो कहते हैं आके कनपट्टी में लगा के कि यहाँ इंडस्ट्री तबे लगेगा जब यहाँ 2 करोड़ पहुँचा दीजिए, न तो मार देंगे गोली। न तो वो सब नहीं है, उतना भी नहीं है कि हम कहाँ, हमको तो पटना में कोई कट्टा नहीं सटा, लेकिन मैं भी बिहारी हूँ। ये केवल बदनाम किया गया बिहार को ज़्यादा, जैसा था नहीं वैसा दिखाया गया। इस तरह की मूवी को बैन करना चाहिए या केस हो जाना चाहिए। किसी भी राज्य को आप क्यों ऐसे कहिएगा। हो गया। लिखिए लास्ट पॉइंट, लिखिए लिखिए, उग्रवाद और नक्सलवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद का प्रभाव। क्या हुआ? 2 चीज लिखवा दिया। कृषि आधारित उद्योग को कौन कौन कंडीशन फेवर करता है, सुनिए मेरी बात, और कौन कौन उसका विरोध करता है। कृषि आधारित उद्योग को लगाने में कौन कौन फेवरेबल कंडीशन है और कौन कौन सा अनफेवरेबल कंडीशन है। अब कौन कौन सा उद्योग बिहार में लग सकता है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्या है भाई? फल सब्जी प्रसंस्करण है, गलती से टाइप हो गया है, प्रसंस्करण उद्योग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में लग सकता है। और आए दिन मैंने बताया था एग्जाम्पल में, बिहार के किसान अपने खेत में फूल उगा रहे हैं। जिस खेत में कभी हम धान देखते थे
उस खेत में फूल की खेती। हमने पूछा भी कि क्यों लगा रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई ये सारा फूल हनुमान मंदिर जाता है सुबह सुबह। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गांव में फूल की खेती हो रही है, और जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, पटना के मंदिरों में फूल जाके बिक जाता है। पहले गांव में दूध जो होता था वो दूध गांव में ही खपना होता था, नहीं हुआ तो खराब होगा। अब डेयरी वाले गाड़ी जो है हर दिन जाता है, अब फैट कैलकुलेट करके जितना फैट उस तरह का दाम कीमत दे के दूध को लेके पटना आता है। तो आप जितना गाय पाली, जितना दूध निकालिए, सब की बिक्री है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके अलावा चेरी की खेती नया चल रहा है, चेरी बिहार में हो रहा है। इसके यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत तेज़ी से हो रहा है। मशरूम में हम आगे निकल गए, मखाना में तो पहले से आगे थे ही, केला में भी काफ़ी हद तक आगे थे, लीची में हम लोग आगे थे ही। तो भैया इन सभी फल सब्जी के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लोग बिहार में लगा सकते हैं। फल के अंतर्गत यहीं पर क्या लिखा है, दरभंगा लिखना था ना जी। पता नहीं क्या है इनमें, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी वैशाली, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधरवा लेंगे तभी भेजेंगे। ट्रांसलेट गलत किया होगा, खाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा कोई बात नहीं। इनमें समस्तीपुर फूड प्रोसेस, फल और सब्जी प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन सा जिला है भाई? मेन जिला का नाम जानना है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये जिला राज्य के कुल उत्पादन में 36% हिस्सेदारी रखता है। फल और सब्जी के उत्पादन में ये 3 जिला समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली टोटल फल और सब्जी के उत्पादन में कितना परसेंट रखता है? 36%। इसी तरह लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिला का अपना अग्रणी स्थान है। यह कुल राज्य के लीची उत्पादन का 25% अकेले कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। आपका जिला है, वाह, इसलिए चेहरे पर खुशी आ गया। वहीं मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर जिलों में केला का उत्पादन अभी बताया हूँ अत्यधिक मात्रा में होता है। यह केले उत्पादन का 23% उत्पादन करता है। ये 3 जिला पूरा केला उत्पादन का 23% अकेले मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर में ही होता है। जैसे कटिहार तक चले जाइए, आपको केला का बागान मिलेगा। इसी तरह की मखाना होगा। मखाना की खेती समस्तीपुर, अरबिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जिलों में है। एक मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, सुपौल जैसे जिलों में होता है। इन सब जिलों में, दरभंगा में भी, सुपौल में भी, मधुबनी में भी, सहरसा में, समस्तीपुर में, किशनगंज में, कटिहार में, इन सभी जिलों में मखाना की खेती होता है। ठीक है। अब आज चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कहाँ हो सकता है? जहाँ गन्ना की खेती होगी। और गन्ना की खेती किधर होता है? बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार के उत्तर पश्चिम, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, पूरा आ जाइए बेल्ट, पूरा पश्चिम वाला बेल्ट, छपरा तक आ जाइए, गन्ना की खेती पूरा होता है। चीनी उद्योग बिहार के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। बिहार में चीनी मिल की स्थापना सबसे पहले 1840 में बेतिया होगा। बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ। वर्तमान में देश के चीनी उत्पादन में बिहार का देन, यहाँ पर 28 चीनी मिलें हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक चीनी मिल क्या है, कुछ एक चीनी मिल जर्जर हालत में हो चुकी है तथा कुछ बंद भी हो चुके हैं। इन्हें जीवित कर राज्य में चीनी उद्योग की स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं बताइए? डालमिया नगर, मीरगंज, सिवान नहीं होगा, सिवान होगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, छपरा लिखना, छपरा लिख दिया है, छपरा, महाराजगंज, हाटनपुर, हरिनगर, लोहवर, मोतीपुर आदि में भी चीनी मिलें स्थित हैं। फिर वस्त्र उद्योग है। बस केंद्र आपको याद रखना है। जब हम चर्चा करने कहेगा कि क्वेश्चन आएगा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की क्या संभावना है, पहला इसी में जोड़ देगा, कृषि आधारित उद्योग को सपोर्ट करने वाले कारक को लिखें और उसके विरोधी कारक को भी लिखें तथा प्रमुख उद्योगों की चर्चा करें। प्रमुख मतलब आप सबकी चर्चा ना करें, कुछ की चर्चा करें। वस्त्र उद्योग,
वस्त्र उद्योग में क्या है? रेशमी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, आर्टिफिशियल फाइबर यानी कृत्रिम रेशा उद्योग इत्यादि हो सकते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग में कौन कौन है? रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास कहाँ होता है? भागलपुर को बोलते हैं सिल्क सिटी। भागलपुर को, तस्सर तो रेशम का ही अरे सिल्क का ही टाइप है तस्सर, मूंगा रेशम, तस्सर रेशम, तो भैया सिल्क सिटी बोलते हैं। भागलपुर को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी। तो रेशम उद्योग का विकास कहाँ हो सकता है? भागलपुर और उसके रेशम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिल्क। आसपास जिलों में हुआ था। भागलपुर को मुख्य रूप से रेशमी वस्त्र उद्योग का शहर कहा जाता है। सूती वस्त्र, बिहार राज्य में सूती वस्त्र उद्योग गया और फुलवाड़ी में केंद्रित है। फुलवाड़ी पटना और गया, यही फुलवाड़ी और गया में हम बताया भी थे कि बिहार का मैनचेस्टर मानपुर, गया का भाई दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और बिहार का मैनचेस्टर गया के मानपुर। और मैनचेस्टर हम उसी को बोलते हैं जहाँ सूती कपड़ा बनता है। हाँ, मैनचेस्टर रियल में कहाँ है? इंग्लैंड में। रियल मैनचेस्टर इंग्लैंड में, वहाँ सूती कपड़ा का भारी मात्रा में मिल है, इसीलिए जहाँ जहाँ सूती कपड़ों का मिल है उसे मैनचेस्टर बोलते थे। बिहार में फुलवाड़ी और गया में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र। सूती वस्त्र का अन्य छोटी मोटी मिलें मुजफ्फरपुर में भी है, मुंगेर में भी है, भागलपुर, किशनगंज, बिहार, मधुबनी, मेन गया में है। गया और फुलवाड़ी में इन छोटी मोटी मिलें कहाँ कहाँ मिल जाएंगी? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, बिहार शरीफ, मधुबनी, ये सब नोट्स मिल जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों में जूट उद्योग में, जूट उद्योग प्रमुख है। जूट कहाँ होगा? जैसे गन्ना उद्योग बिहार के उत्तर पश्चिम जिले में, वैसे जूट उद्योग बिहार के उत्तरी पूर्वी जिले में। बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले में गन्ना उद्योग, वैसे बिहार के उत्तरी पश्चिमी गन्ना, तो उत्तरी पूर्वी में जूट। खास करके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा तक मान लीजिए पूरा जूट उद्योग लगाने की संभावना हो सकता है। जूट उद्योग में स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जूट उद्योग के 110 कारखाने थे। आज़ादी से पहले जूट उद्योग कितने कारखाने थे? 110, जो अधिकांश पश्चिम बंगाल और बिहार में केंद्रित थे। लेकिन उत्पादन करने वाला 2/3 भाग कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। हमारा जूट मिल रह गया यहाँ, जूट का मिल यहाँ रह गया, और जूट उत्पादन का जो एरिया था वो चल गया बांग्लादेश में। पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, दुर्भंगा नहीं दरभंगा, सहरसा के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में 8.3 लाख टन जूट का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर में भी जूट का उत्पादन मिल की स्थापना हुई थी। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। तंबाकू उद्योग भी फेमस है। तंबाकू के लिए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर प्रसिद्ध है। सिगरेट के अतिरिक्त उद्योग का विकास राज्य के विभिन्न जिलों में हुआ है। बीड़ी निर्माण के लिए मुंगेर, पटना, गया का प्रमुख स्थान है। लखीसराय, शाहपुर तथा अयोध्यागंज हो गई है में बीड़ी उद्योग उल्लेखनीय है। नालंदा में बीड़ी उद्योग काफ़ी फेमस है। चावल दाल मिल कहाँ कहाँ है? बिहार के प्रमुख चावल मिल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, अररिया होगा, किशनगंज। इसको ठीक करके भेजेंगे PDF ग्रुप में। ये सब केवल फैक्ट है, इसमें कुछ समझना नहीं, फैक्ट है कहाँ कहाँ है। आपको खाली वो एरिया सेट करके दिखा देना है। जब BPSC में जाइएगा ना परीक्षा देने, तो बिहार का एक मैप बना के दिखा देना किस इलाके में कौन सा मिल। जरूरी नहीं कि सारे उद्योग दिखा दे, 5-6 उद्योग आप दिखा सकते हैं। आटा चक्की मिल तो सब जगह है गुरु। वनस्पति उद्योग, बिहार में वनस्पति उत्पादन में डालमिया नगर का प्रमुख स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता 18,500 टन है। वन पदार्थों पर आधारित उद्योग में कौन कौन आता है? फॉरेस्ट मटेरियल पर आधारित, बेस्ड ऑन फॉरेस्ट मटेरियल, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट मटेरियल कौन कौन है? जल्दी बताओ। लकड़ी उद्योग, वुडन इंडस्ट्री, कागज और लुगदी उद्योग, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, लाख और लौह उद्योग, तो लैक एंड आयरन इंडस्ट्री।
लुगदी जो होता है ना, लकड़ी के अंदर जो मांसल पार्ट होता है ना, नहीं बांस में भी या मुलायम लकड़ी में देखिएगा, अंदर फाड़िएगा उसको तो अंदर से मांसल पार्ट निकलता है। हाँ, जो अंदर से देखिएगा कुछ भुरभुरा टाइप का पदार्थ पेड़ के टहनी के ऊपर से फाड़ी, बीच बीच फाड़िए उसको, तो बीच में आपको मिलेगा कुछ मुलायम पार्ट, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं लुगदी, उससे कागज बनाया जाता है। कठोर लकड़ी में नहीं मिलता, जो मुलायम लकड़ी उसी में मिलता है। रबर उद्योग भी बिहार में लग सकता है पर कम है। बिहार में आरा से 3 किलोमीटर दूर धमीरा में 1971 में रबर कारखाने की स्थापना की गई। 10 लाख रुपए की लागत से बने इस कारखाने में 1972 से उत्पादन हुआ शुरू। ये सब मैटर कर लीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं अलग से आपको। रबर उद्योग तो नहीं है तो कोई कहीं पे मिलेगा साइड पे भी। प्लाईवुड उद्योग ये मिलेगा। देश भर में प्लाईवुड बनाने वाला बड़ा हिस्सा बिहार में बनता है। बिहार में हाजीपुर स्पेशली प्लाईवुड के लिए फेमस है। हाजीपुर प्लाईवुड के लिए फेमस है। चाय उद्योग जान ही रहे हैं, बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में खूब चाय का उत्पादन होता है। 1990 के दशक में बिहार में कृषि उद्योग के रूप में ही रहा। राज्य में 25,000 से भी अधिक जमीन पर, 25,000 हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर से अधिक जमीन पर चाय की खेती होती है। अन्य उद्योग में कौन कौन सा है? कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग, रासायनिक खाद उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। इसको आप केवल कोट करके लिख दें, ज़्यादा डिटेल, क्योंकि शब्दों की संख्या का भी लिमिट देखना है, शब्द की संख्या भी देखना है, परीक्षा में प्रश्न छोड़े नहीं ऐसा होना। तेल उद्योग, कृषि आधारित बिहार में लगभग 500 तेल मिल है। तेल का मतलब सरसों तेल है ना जी, मुख्यतः किसका? मस्टर्ड ऑयल, वो तेल ऑयल रिफाइनरी की बात, बरौनी वाली बात नहीं कर रहा मैं। तेल उद्योग इनमें अधिकांश पटना, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, मुंगेर में है। डेयरी इंडस्ट्री अभी बताया हूँ आपको। अब तो गांव गांव स्पेशली लोग गाय पाल रहे हैं, 10 गाय 20 गाय जितना पाल लीजिए जी, भैंस पाल लीजिए, फैट के अनुसार आपको घर में आकर, हालांकि नहीं घर में तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर लोग अपना दूध लेते हैं कंबाइंड, और फिर वो डेयरी वाला को दे देते हैं। हर गांव में गुरु, बिहार में जितना तेजी से डेयरी इंडस्ट्री बढ़ा है और मशरूम वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कृषि आधारित उद्योग का महत्व, यहाँ के अधिकांश जनसंख्या गरीबी में निवास करते तथा इनका आर्थिक साधन कृषि आधारित, मतलब कि कृषि का महत्व यही कि यहाँ पर पूरी जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यदि कृषि आधारित उद्योग का विकास किया जाए तो न सिर्फ लोगों का इनकम बढ़ेगा, बल्कि रोजगार में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगा, लाइफ स्टाइल में वृद्धि होगी। आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको लाइफ स्टाइल में अंतर पता चल जाएगा। आप यूपी में बनारस चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, कानपुर चले जाइए, मेरठ चले जाइए, यूपी के 10 शहर का नाम बताता हूँ, चले जाइए। पटना को हटा दीजिए तो बिहार का कोई भी शहर, वहाँ के लोग जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो यहाँ के लोग नहीं करते। उनके घर में जाइए तो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन, क्योंकि उनका आय स्तर, इनकम लेवल, पर कैपिटा इनकम उनका ज़्यादा है ना, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। यहाँ के लोग गरीब हैं, हर दिन का मजदूरी के लिए उनको सोचना पड़ता है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनको हर दिन का मजदूरी के बारे में सोचना पड़ता है कि आज कहाँ से खाएंगे। अगर कुछ पैसा आया भी तो उसको जमा करके रखिए, फटा हुआ शर्ट पहन लीजिए, फटा हुआ जूता चलेगा 1 साल तक, लेकिन नहीं खरीदेंगे जूता, क्योंकि कहाँ से लाएगा पैसा। ऐसे लोग हैं। तो जब उद्योग लगेगा तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। क्या इंपॉर्टेंस है तो क्या लिखेंगे? लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, इनकम लेवल किसानों का बढ़ेगा। इसके अलावा रोजगार की स्थिति ठीक होगी, पोषण स्तर ठीक होगा। कुपोषण का जो स्तर है, लोग उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ के जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं उनको भी भोजन मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगा, जिससे पोषण स्तर ठीक होगा, मानव संसाधन का विकास होगा। सारी बातें लिख देना पॉइंट फॉर्म में, सबको पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं। ये सब महत्व है। और एक बहुत सारी चीज़ में छोड़ दिया, जैसे मशरूम, आप मशरूम मेंशन कर सकते हैं। आप मशरूम की खेती का बढ़ावा मिला है, हाँ उस भी लिख देना है। स्कूटर हाजीपुर में या फिर मोकामा में, मोकामा में ट्रैक्टर बनाने का, हाँ उसको छोड़ दिया, अभी उसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा बरौनी का भी जोड़ देंगे, बरौनी का तेल रिफाइनरी वहीं एनटीपीसी का है। इसके अलावा खाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ, हाँ
लेकिन अभी हम क्या जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं जोड़ रहे हैं, अभी हम केवल कृषि आधारित उद्योग की बात कर रहे हैं। हम बिहार के सभी उद्योग की बात नहीं, यूरिया का प्लांट लगेगा तब ना। हाँ तो कृषि, अभी देखो नीम कोटेड यूरिया कृषि से उत्पाद से नहीं बन रहा है, कृषि आधारित, कृषि के लिए है, डेवलप करने के लिए, ना कि कृषि आधारित उद्योग है तो उसको भी नहीं रख सकते। ऐसे तो डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग है। ये सब अभी पूरा उद्योग की चर्चा हम नहीं करने आए अभी हम केवल कृषि आधारित उद्योग इसमें जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, जोड़ लेना है मशरूम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, फूल की खेती, मशरूम, जो नया नया बिहार में डेवलप हुआ वो लिखवा देता हूँ। मशरूम, पूरे बिहार के लोग मशरूम उगा रहे हैं। चेरी, चेरी, चेरी जानते हैं ना, वो जो जूस वगैरह पे जो रेड कलर का डालते हैं, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक लिए, फूल, इसके अलावा मेडिसिन प्लांट भी लगाने पर विचार हो रहा है। हो गया। अगला देखिए इथेनॉल इंडस्ट्री, क्लियर है। इथेनॉल इंडस्ट्री अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, बिहार पहला राज्य है जो, बिहार भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल नीति लाया था। बिहार भारत का पहला राज्य है जो इथेनॉल पॉलिसी लाया था, इथेनॉल पॉलिसी लाया था, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कृषि आधारित उद्योग से सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल पॉलिसी में क्या है, 3-4 पॉइंट है, वो हम पीडीएफ में आपको भेज देंगे एकदम पॉइंट में, क्या क्या उसमें छूट दिया गया है। बिहार पहला राज्य है जो क्या लाया था, इथेनॉल पॉलिसी। और लिखो, लिखो, गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, गया के डोभी में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। लिखो, गया के डोभी में, गया में एक जगह है डोभी, नाम सुना है? डोभी, डोभी नहीं सुना है? गया में फेमस जगह है जी, डोभी। गया के, आप तो सुने होंगे, झारखंड में रहते हैं, डोभी सरघाटी नहीं सुने हैं? उधर से गया से कभी नहीं हो गया है? कई बस में बैठ के गया से आए हैं? और तो डोभी रास्ते मिलता है। डोभी में इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है 2000 करोड़ रुपए की लागत से, 2000 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। इतना बात अगर लिख देंगे, एक दो मैप का यूज कर लेंगे दिखाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया, तो आराम से 23-24 नंबर मिल जाएगा। 24 से ज़्यादा गारंटी हम नहीं देंगे, हैं? हाँ, मल्टी मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क है। मैं बता दूं आपको कि इतना लिख देंगे, अब 2 मैप डाल दीजिए बिहार का, एरिया दिखाकर किस एरिया में कौन सा उद्योग, सारे उद्योग नहीं, कुछ उद्योग का, तो 24 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इन बिहार का सुंदर नक्शा होना चाहिए। औद्योगिक पार्क का मतलब होता है कि हाँ, वहाँ पर एक तरह से क्लस्टर, इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। वहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी इंडस्ट्री को लेकर के, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास पर भी काम होगा, इंडस्ट्री को लेकर जितना डेवलपमेंट का काम होगा सब उसके अंदर होगा। इसी तरह ये भी पार्क है, हाँ, ठीक है भाई। इतना लिख देंगे तो क्या होगा, अगर मैप नहीं भी बनाए तब भी 20 नंबर मिलेगा, मैप बना दिए तो 24 नंबर मिलेगा। इतना बात लिखा गया तो 20, इसे थोड़ा कम लिखा है तो 18, और कुछ कुछ लिख दे तो 15, और पूरा लिख दिए बात इतना तो 20 बिना मैप के। और मैप अगर 1-2 डाल दिए तो 24-25। अब 25-38 में से हाईएस्ट माना जाता है। हम जितने प्रीवियस में कॉपी देखे हैं, आरटीआई कॉपी जिसको 190 नंबर भी आया है, जीएस में 180 नंबर 190, उसको भी 24-25 ज़्यादा नहीं मिला है। अब बाकी हैंड राइटिंग एकदम शानदार हो गया तो 28 भी पहुँच जाए, बात अलग है। टीचर को आपने खुश कर दिया अपनी भाषा शैली से, ठीक है। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को लिख देना है। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत लच्छेदार भाषा के प्रयोग से नंबर मिलता है, तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बताए किए थे हम आपको पिछले क्लास में, अपने एक्सपीरियंस बताए थे आपको कि कैसे मुझे 150 में 154 नंबर मिला था जीएस सेकंड पेपर में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है।
अभी डाटा गलत लिखने के बाद भी एक बार मिला था मुझे बीपीएससी में, तो सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग टीचर पढ़ ले, ऐसा ना हो कि ल त प में अंतर नहीं पता चल रहा है। नहीं पकड़ते, पकड़ा भी गया तो लड़का फ्लो में अपना लिख रहा है। पकड़ाने का मतलब क्या कि अब 1.4 था परसेंटेज, उसको 14% लिख देंगे तो पकड़ा ही जाएगा, तब तो नहीं नंबर मिलेगा, कट जाएगा। वैसे तो नंबर आप पकड़ लिया तो काट ही लेगा नंबर भाई, कि ब्लफ किए हैं आप। मतलब छुट्टी दे रहे हैं लोगों को, एक टॉपिक खत्म, हमारा टॉपिक खत्म हो, टाइम नहीं लगता। ठीक है, आज तो एक ही क्लास आपकी है ना, 2 क्लास तो है नहीं आज, तो 10 मिनट बैठ जाइए आप लोग, ब्रेक ले लेते हैं, फिर पैटर्न बता देते हैं लाइव काट के आराम से। हाँ भर दीजिए, बहुत शानदार पद है, बहुत शानदार। उसके लिए देखो हम बताते हैं तत्काल। प्रीलिम में 140 क्वेश्चन रहेगा जीएस, केवल जीएस। उसमें यूपी स्पेशल मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन रहेगा, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन, यानी आपको अलग से यूपी स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 140 जिसमें से 15 क्वेश्चन रहेगा मैथ और रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन मात्र मैथ और रीजनिंग से होगा बस। अब 5-7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल है, 10 क्वेश्चन तो 25 हो गया। अब बाकी 100 कितना, 140 में से घटा लीजिए 25, 115 क्वेश्चन सिंपल जीएस जो बीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे वो, ठीक। और उसी दिन सेकंड सिटिंग में होगा 60 क्वेश्चन हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, जिसमें 5 को टॉपिक लगा हुआ है, 5 को चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव जो कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। दूसरा चैप्टर 2 का यूट्यूब का वीडियो किसी का भी देख लीजिए पुराना, कहीं का किसी यूपी के टीचर का, आराम से हो जाएगा। दूसरा विशेषण, विशेष से विशेषण जो विशेषता बतलाता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या हो जाएगा, विशेष। तुम अच्छे हो तो अच्छा हो गया विशेषण, तुम क्या हो गए विशेष। आप सुंदर है तो सुंदर हो गया विशेषण, और आप हो गया विशेष से। तो भैया विशेषण विशेष से दूसरा टॉपिक। और तीसरा लिखिए विलोम शब्द, और चौथा पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं है जी, विलोम है, केवल विलोम है, पर्यायवाची नहीं सिलेबस में नहीं है, उस सिलेबस में नहीं है, विलोम ही है। हम जान मतलब सिलेबस में क्या वो लिखवा रहे हैं। उसके बाद अंतिम लिखिए वाक्य शुद्धि, अशुद्धि और शब्द शुद्धि। कौन वाक्य इसमें से शुद्ध है, अशुद्ध है, और शब्द शुद्धि, बस 60 नंबर के यहीं से आता है। तो टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और 200 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट मेरिट जो गया है, जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तब की बात कर रहा हूं, 122। 200 में से आरओ के लिए जनरल का मेरिट कितना था, पीटी पास करने के लिए 122 अभी तक का हाईएस्ट। अब आ गया है निगेटिव मार्किंग, तो 100 107 में रिजल्ट हो जाएगा, 3 है 1/3। अब तो बिहारों में हो गया जी। मेंस में 2 दिन में पेपर होगा। पहला दिन का जो पेपर होगा पूछने तो बता देते हैं। फर्स्ट डे का जो पेपर होगा डे 1 और डे 2। डे 1 में 3 सिटिंग में पेपर होगा। पहले आपको मिलेगा 120 क्वेश्चन जीएस, केवल एमसीक्यू, एमसीक्यू केवल एमसीक्यू होगा। आई अब सुनो, अभी नंबर जुड़ने वाला आ गया, वो केवल क्वालिफाइंग था पीटी, अब इसी से बनेगा आपका मेरिट। तो 120 क्वेश्चन रहेगा जी, जैसे पीटी में 140 को था ना, सेम 120। इसका मतलब पीटी में अगर अच्छा तैयारी हो गया तो मेंस में 120 क्वेश्चन की तैयारी करने की जरूरत, खाली करेंट पढ़ के जाइए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसी अब 120 क्वेश्चन का पेपर दे लीजिएगा ना तो ब्रेक मिल जाएगा, चाहिए समोसा वमोसा चाय पी के आइए। उसके बाद 2 पेपर होगा साथे साथे,
एक होगा, अगला पेपर होगा ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स। 120 नंबर का ही 100 मार्क्स का ड्राफ्टिंग। ये क्या होगा? ये लिखी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, केवल यही ऑब्जेक्टिव। ये होगा सब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या होगा लिखिए। इसमें क्या क्या होगा? संक्षेपण। संक्षेपण जानते हो ना? सबसे आसान तो संक्षेपण होता है जी, संक्षेपण। दूसरा होगा सरकारी पत्र, सरकारी पत्र लेखन। और सरकारी पत्र में कौन कौन आता है? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति। लिखो, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, सर्कुलर। ने सर्कुलर जारी किया है, विज्ञापन निकला है वैकेंसी का, वो लिखने कैसे विज्ञप्ति निकाला जाए तो लिखवाएगा वहाँ, और 2-2 मिनट का काम है। सुनो, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, सर्कुलर, है ना, अनुस्मरण। अनुस्मरण ये सब क्या है जानते हो? सरकारी डिपार्टमेंट का पत्र होता है। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजा जाता है। तो ये जानते हो इसकी तैयारी कितना दिन में होता है? 10 दिन में। 10 को टॉपिक है और 10 टाइप के लेटर आपको अगर करना हो तो कितना दिन लग जाएगा? हिंदी में लिखना है, कितना दिन लग जाएगा? और 10 को लेटर के टाइप हमको याद करना है, कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में तैयार ना हो जाएगा? यदि किताब दे दे, फॉर्मेट लिखा हुआ दे दे, ना कर लीजिएगा। 10 दिन 20 दिन काफी है। वो लेटर सीखना है लिखना तो कितना दिन में सीख लीजिएगा? दे दे लिखा हुआ 5 गो लेटर आपको, ऐसे ऐसे लिखाता है, तो 1 दिन में ना हो जाएगा? तो भाई 10 दिन में तैयार हो जाता है। तो ये लेटर। इसके बाद इसी में 5 गो हिंदी का शब्द रहेगा इसी में, और 5 गो अंग्रेजी का शब्द रहेगा। हिंदी को अंग्रेजी में लिखना होगा उस शब्द को, लेकिन याद रखिए ये जो शब्द होगा ना, सब ऑफिशियल वर्ड होगा। पंजीकरण, तो आपको वहाँ का लिखना रजिस्ट्रेशन। और हर क्वेश्चन में 2 नंबर के। सोचिए कितना मैथ की तरह नंबर मिलेगा सही लिख दिए तो। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। और इसी अंग्रेजी के 5 गो शब्द रहेगा, उसको हिंदी में लिख देना है। आई कितना नंबर के वो रहेगा? यानी 10 नंबर के ही 10 नंबर के ही, एकदम सीधे सीधे मैथ की तरह नंबर। यानी इसमें आपको 80 नंबर से कम नहीं आता लोगों को, 70-80 आ जाता है बढ़िया नंबर लोगों को। 2 दिन का तैयारी में हमको खुद आया था 75 नंबर, मात्र 2 दिन पढ़े थे इसको, इस पेपर को। और उसके बाद 10 नंबर का 10 मार्क्स 10 मार्क्स का कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर में पूछो नहीं सॉफ्टवेयर का क्या महत्व है आज कंप्यूटर की दुनिया में, कि कंप्यूटर की आज क्या जरूरत है। 10 नंबर के कुछ लिख दीजिए, 5 नंबर तो देगा ही। बस यही पेपर है ड्राफ्टिंग का। और ड्राफ्टिंग पेपर देके पेपर छीन लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। एक और पेपर दे देगा, उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का एमसीक्यू। हिंदी एमसीक्यू जो पीटी में था ना सिलेबस, अरे पीटी में लिखवाए थे सिलेबस टॉपिक 60 क्वेश्चन, जैसे पीटी में 60 क्वेश्चन था ना, सेम एमसीक्यू रहेगा मेंस में 30 गो। पर पीटी में 1 नंबर के 1 क्वेश्चन, और मेंस में 1 क्वेश्चन 2 नंबर के। ये कितना नंबर का हो गया? 60 नंबर। हाँ वही 5 टॉपिक्स बस। यानी पीटी में तैयारी तो मेंसों की तैयारी। और जानते हो इसमें कितना नंबर लोगों को आता है? एकदम भोंदो जो लड़का रहता है ना, उसको भी 24 नंबर 24 को क्वेश्चन सही हो जाता है। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है ना मेंस में कि भोंद लड़का भी 24 कर लेता है, और अच्छा लड़का 29 कर लेता है 30 में से। यानी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ना 5 टॉपिक को अच्छे से, तो 30 में 30 आपका, यानी 60 नंबर में 60 नंबर ले जाइए। और दूसरा दिन अब होगा पेपर, उसमें आपको निबंध पूछेगा 3 गो लिखना, 3 गो एस से, और 3 खंड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन। बिहार जैसा बुझौनिया न रहेगा, खुरपी हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, यहाँ वाला तरह नहीं है। वो रहेगा सिंपल पर्यावरण पर लिखे निबंध, आपदा पर, प्राकृतिक आपदा पर लिखे निबंध, जनसंख्या वृद्धि पर लिखे निबंध, जलवायु परिवर्तन पर लिखे निबंध, ऐसे रहेगा कॉमन टॉपिक जिसमें आप लिख सकते हैं। और मैं इसका बताऊं असली बात, और प्रत्येक सेक्शन में 3-3 निबंध रहेगा, प्रत्येक सेक्शन में 3-3, कोई एगो चुन लेना है, तीनों में से कोई एगो चुन लेना है। 3 गो निबंध है, प्रत्येक निबंध कितना नंबर के? 40-40 नंबर के, यानी 40 या 20 120 नंबर का निबंध। और आपको पता है खाली पन्ना भर के आप आइए कुछ लिख दीजिए, हमारा देखा हुआ है कि पन्ना भर दिए खराब लिख दिए 75, अब बढ़िया लिख दिए तो 85, यही बीच में वैरी करता है।
नंबर इसमें कितने मार्क्स का होगा? 120, 60, 180, 100, 280, 120, 280, 120, 400, यानी 400 नंबर पर मेरिट बनेगा। और अभी तक का हाईएस्ट मेरिट गया है 282 मेंस में। मेंस में हाईएस्ट है, इंटरव्यू ना होता है इसमें, सीधे सिलेक्शन। 282 नंबर सिलेक्शन। अभी तक हाईएस्ट मेरिट है कितना? जब सीट कितना था? 150। सीट कितना अभी हुआ? 334। निगेटिव नहीं था। सुनिए, ये बार निगेटिव हो है। तो आप अगर बढ़िया से तैयारी कर लेंगे जीके जीएस का, तो 120 में से 80 नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं है। मिनिमम हम जोड़ रहे हैं 80, ड्राफ्टिंग में मिनिमम जोड़ रहे हैं 70, हम 80 ना जोड़ रहे हैं, 70 जोड़ रहे हैं, चलो हटाओ। प्लस हिंदी में 60 तुम मत लाओ, 50 से लाओ, चलो। प्लस इसमें जोड़ दो 75, कितना नंबर आया? निगेटिव मार्किंग है गुरु, अभी ध्यान रखना। कितना आया आपका? 5, 275। निगेटिव मार्किंग है और 150 सीट था तो 282 गया था हाईएस्ट, जो अभी तक नहीं गया उतना। एक बार 334 सीट है, निगेटिव मार्किंग है तो 282 जाएगा। मैंने आराम से 275 में सिलेक्शन होगा मैंने। लेकिन हाँ यही है कि जीएस का एमसीक्यू जो लगाते हैं ना, हमारों का शाम को सेशन चला रहे हैं, शाम 6:30 बजे। अभी ट्रैक पे हम नहीं आए, लेकिन अभी आ जाएंगे धीरे धीरे। खाली अगर डेली आप 200 एमसीक्यू जीएस का लगा दिए, करंट 1 घंटा रोज 2 घंटा पढ़ दिए, हिंदी की 5 गो टॉपिक रगड़ दिए, 3-4 गो व्याकरण की किताब से, यही 5 टॉपिक रगड़ दिए, हो गया काम। और वहाँ पर क्या है कि बस 4800 पे ग्रेड है, 4600 नहीं 4800, और हर 8 साल बाद प्रमोशन। नहीं 4800 पे ग्रेड है। मैं आप देखिए, नेट पे डालिए ना, इंटरनेट पे जाके देखिए, उसका पेश के जाके उसका नोटिफिकेशन निकालिए। गलत बोल रहे हैं, कुछ और पोस्ट होगा। नहीं, अगर आरओ पोस्ट नहीं, कुछ और पोस्ट होगा। एक बार चेक कीजिए, दूसरा होगा, रेवेन्यू ऑफिसर कुछ दूसरा चीज होगा। और आरओ का देखिए ना पे ग्रेड भाई, उसका नोटिफिकेशन में जाके देखिए ना, 4800 पे ग्रेड। और हर 8 साल बाद प्रमोशन, 8 साल बाद 5400, उग्र 8 साल बाद 64 से 66 जो होता है अगला प्रमोशन, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी भी से रिटायर करते हैं सब समीक्षा अधिकारी। तो लखनऊ सचिवालय की नौकरी राजधानी में रह जाइए, इससे बढ़िया बात और क्या है? कोई ट्रांसफरेबल जॉब नहीं, इसको भर देना है। अभी सब समझ गए, समझा दिए, कुछ नहीं करना। माला जपिए, 200 एमसीक्यू रोज, 2 घंटा करंट रोज, और मैथ रीजनिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस देखते रहिएगा। 15 क्वेश्चन तो करता है पीटी में खाली। और उसके बाद हिंदी रोज 2 घंटा अभी से पढ़ना है। और ड्राफ्टिंग वाला हम किताब बता देंगे, उसको खरीद लीजिएगा। मीनिंग वाला खाली रटते रहिएगा, ताकि 20 में 20 नंबर ना छूटे। चोरी चलता है वहाँ अंधेरे, हम दिए ना है मेंस।